नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बिहार की जनता कहती सफ़र हम करते हैं, आपको धरना चौबे भी बहुत लोग कहते हैं। और 24 घंटे तक मेरी नानी मेरी माँ धरने पर रही और उसके बाद मैं हल्का रोया और मैं जिंदा हो गया। जेल में जहाँ हमारी हत्या कर दी गई था, मेरे आंख निकालने का गर्म सलाखे से मुझे दागे गए। अटल आडवाणी का युग देखा आप। इस देश के तीन धरोहर अटल आडवाणी, मुरली मनोहर। बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहा है, लेकिन इस बारे में बातचीत पार्टी नहीं करती है। जिस व्यक्ति ने पिछले बार एक भी जगह माँ बाप का फोटो नहीं रखा, वो डर रहा था। मेरे माँ बाप ने जंगल राज लाया। हम उस आतंकवाद, उस जंगल राज, उस भ्रष्टाचार, उस दुराचार और वो कांग्रेस जिसके गोद में बैठा है, वो कांग्रेस तो निर्मूल जाएगा भी। नमस्कार, एनबीटी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान आपके साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने राजनीति के कई अध्याय देखे, राजनीति के तमाम चेहरों को देखा और राजनीति के बदलते युगों को भी देख लिया। आपातकाल से निकला ये एक होनहार लड़का एक दिन बिहार की राजनीति में चमकता है, देश की राजनीति में चमकता है और इस कदर चमकता है कि विरोधियों के चेहरे फीके पड़ जाते हैं। आपातकाल के बाद की लड़ाई, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायकों को जिताना मुश्किल हो जाता था, उस वक्त में अश्विनी चौबे नाम का ये आपातकालीन से निकला हुआ नेता आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गया। पार्टी को बिहार में स्टैंड किया, खड़ा किया और इसके बाद वे देश की राजनीति में कूदे। प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्र भी हैं, राजनीति का अजातशत्रु भी कहे जाते हैं। अब बिना आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं, प्रखर वक्ता अश्विनी चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम लोग सवाल और जवाब का सिलसिला और कुछ कहानियां पुरानी राजनीति किस तरह की होती थी, क्या क्या राजनीति में बदलाव आया। और सबसे पहले मैं सवाल की जो शुरुआत है अश्विनी चौबे से इसी करूंगा कि आपको राजनीति का अजातशत्रु कहा जाता है। नमस्कार जी। ना किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली सिद्धांत पर आप चलते हैं। कभी किसी खेमे में आपका नाम नहीं आता, सब खेमे में आप रहते हैं। अपनी एक अलग स्टैंड की राजनीति से आप जाने जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है अचानक कि 2024 का जो साल आता है, बहुत सारे लोगों के टिकट करते हैं, लेकिन एक अप्रत्याशित नाम होता है मीडिया जगत के लिए, वो नाम था अश्विनी चौबे। देखिए, जो प्रभु की इच्छा होती है, हम तो भगवान पर सब कुछ छोड़ते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा ही बचपन से ही संघर्षशील रहा हूँ और मेरा जीवन कोरा कागज है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का कुछ उनका कभी उनको रुलाया नहीं है। परोपकार मेरे जीवन का एक पूंजी है, वो मुझे परिवार से मिला है। अपने परिवार से, मेरा जॉइंट फैमिली हुआ करता था। सैकड़ों परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाते पीते थे, वो मैंने देखा है। और एक प्रतिष्ठित सामाजिक दृष्टिकोण से कृषक परिवार का मैं बेटा हूँ, गांव से चल के आया। कोई हमारे आका नहीं रहे। राजनीति में मैं स्वयं ही अपने को खींच ले आया। यूँ राजनीति मैं राजनीति में जरूर हूँ, इतने वर्षों तक काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं न कहीं, मेरा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जो है वो शुरू से रहा है। आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, इन चीज़ों से मैं जुड़ा हुआ रहा। आपने कहा कि क्या कारण है कि 24 में आप कट गए। देखो, कटने वाले, काटने वाले सब नारायण की कृपा है। भगवान साक्षात वो हैं। धरती पर किसी की कोई शक्ति नहीं होती, होता भी है तो क्षणिक होता है।
दिखावे का होता है। लोगों को लगता है कि मेरे कारण हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे कारण नहीं, करने वाले कोई और हैं, हम तो निमित्त मात्र, हम कस्टोडियन हैं, हम निमित्त मात्र हैं। और मुझे लगता है कि प्रभु ने शायद मुझे वहीं तक रखा था। मैं खुश हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मैं परिवार और समाज में और एक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यकाल से ही मेरा संबंध आया, और उस संबंध के कारण मैं एक संस्कार क्षम परिवार से आता हूँ, उसको आगे बढ़ाया और अपने बच्चों में वही संस्कार, तीसरी पीढ़ी हमारी चल रही है, उसको भी ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी उस पृष्ठभूमि से थोड़ा विश्व हिंदू परिषद इन सब चीज़ से रहे, और मैं बालकाल से स्वयंसेवक रहा। तो मैंने कहा ना कि मेरा परिवार ही परोपकार का रहा है, और एक संस्कारित परिवार के रूप में, एक प्रतिष्ठित किसान परिवार के रूप में लोग जानते रहे। हाँ, राजनीति में मेरी पहली, कहा जाए पहला परिवार का, खानदान में मैं पहली बार राजनीति में आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे 24 में अचानक ब्रेक लग गया। हालांकि मेरी इच्छा 2022 में ही मैंने एक बार घोषणा किया था कि मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में सक्रिय रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब 70 के बाद मैं चुनावी राजनीति से थोड़ा अपने को परहेज करूँगा। ये बात हो सकता है कि कहीं लोगों को ये लगा हो, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी कोई छिपाता नहीं हूँ, कभी बात, और जो कमरे में बात करता हूँ वही बात सड़क पर भी करता हूँ। और मैं, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि आप दो टूक बात करते हो, तो कभी राजनीति में डिप्लोमेटिक थोड़ा होना चाहिए। मैं राजनीति में डिप्लोमेटिक उस रूप में नहीं हो पाया। बिल्कुल, आपकी एक एक बात जो है, और मुझे याद आ रहा है कि चूँकि जून का महीना है, और चौबे जी 4 जून को नारा दिया गया था, 4 जून 400 पार। ये जून का महीना कई मायनों में बेहद ख़ास है, क्योंकि आपातकाल के लिए आप अ, उस लड़ाई में रहे, आपने जेल गए, आपने वो सब झेला, महसूस किया। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको लगा होगा कि आपने 2-2 मंत्रालय बड़े-बड़े आपके पास में सँभाले आपने, और उस समय सँभाला जब ज़रूरत थी एक ऐसे नेता की और एक ऐसे कद्दावर व्यक्ति की। लेकिन उसके बाद जब अचानक हम अच्छा काम करते हैं और अचानक सेटबैक लगता है, ये सब बातें कि मैं मतलब आपने अपने आप को समझा लिया, क्योंकि आप आध्यात्मिक तौर पर बड़े मजबूत थे हर तरीके से। लेकिन कहीं न कहीं ये एक सेटबैक होता है कि एक एक चलती हुई गाड़ी को एकदम से आप सीज कर दें, तो उसमें जंग लग जाता है। तो कहीं न कहीं वो अफ़सोस की भावना, या आप उसकी आपने एनालिसिस किया होगा, बैठे होंगे, क्या सोचा, क्या क्या उससे निकल के आया? देखिए, मैं जब राजनीति में शुरुआत के दौरे में प्रवेश किया था, मैं तो शायद आप मेरे बैकग्राउंड से कुछ परिचित होंगे। मैंने पहले ही बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। हुँ, बाद के दिनों में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रशांत में में। पूर्णकालिक 14 साल तक पूर्णकालिक कार्य करता रहा, फुल टाइम वर्कर के रूप में। और उसी दौरान मैंने 72 में पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, और 73 में एक योजना बनी विद्यार्थी परिषद के द्वारा, और हम लोगों ने एक छात्र आंदोलन चलाया जाए उस समय के तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिहार में बहुत ही अराजकता की स्थिति थी, छात्र महंगाई से त्रस्त, आम समाज था, छात्र तो थे ही। और इसलिए छात्रों के उस 18 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार के छात्र को दिशा देने के लिए छात्र संगठन की बैठक करके और एक आह्वान किया, 18 मार्च 1974 को छात्र आंदोलन, और उसमें बहुत बड़ा घेराव
बिहार विधानसभा का। उसके बाद से कारवां चलती रही और फिर आपातकाल की स्थिति भी पैदा हुई। मैं लगातार जेल सेल में लगभग 3 साल से भी लगभग समय मेरे जेल में गए। मैंने 3 साल मेरी पढ़ाई समाप्त हुई। तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में मैं बचपन में पता नहीं क्या मैं जब स्कूल में पढ़ता था मारवाड़ी पाठशाला में, वहाँ गीता रामायण की पढ़ाई होती थी। गीता और रामायण में फेल तो फेल। बड़े अच्छे पंडित लोग थे, मूर्धन्य पंडित। मैंने कहा कि मेरे संस्कार मुझे पढ़ने में भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुझे बराबर एक अच्छा परिवेश मिलता रहा। ये ठीक है, कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर आप उसको कह सकते हैं कोई लीडरशिप की भावना रही होगी। और मैं एनसीसी में भी रहा, काफ़ी अच्छा कैडेट के रूप में भी शिविर में अन्य जगह में अच्छे परफॉर्मेंस भी मेरे होते रहे और एक लीडरशिप की भावना कहीं ना कहीं वो छिपी हुई थी। अचानक एक दिन ऐसा आता है, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ शाह जी, के बी शाह है, उनके खिलाफ छात्र आंदोलन अचानक भड़क जाता है और मैं उस समय हायर सेकेंडरी का छात्र था। ये बात 66-67 की बात है, 66 में, और 67 फिर जनवरी का महीना होता है। और उस समय हजारों छात्रों का, मैंने अपने स्कूल में गीता पाठ जैसे ही शुरू होता था तो पहले गीता का पाठ होता था, तब फिर पढ़ाई शुरू होता था। तो गीता पाठ कर लिया, उसके बाद मैंने बाहर में जाके घंटी बजा दिया। हजारों छात्र मारवाड़ी पाठशाला से निकल गए और सड़कों पर एक जुलूस के रूप में शक्ल में गया। और मैं उस समय जेल के अंदर, मुझे कोतवाली जेल में मुझे वहाँ के थाने में बंद रहना पड़ा। रात में प्रिंसिपल साहब ने भेजा और उनके द्वारा बाउंड पर मैं रात में छुटा। तो मुझे लग रहा है कि तब से मेरी यात्रा छात्र आंदोलन में भी, छात्र संगठन में भी और अन्याय के खिलाफ मैं बराबर संघर्ष करते रहा हूँ, कभी चूका नहीं। भ्रष्टाचारी अत्याचारियों के विरुद्ध मेरा संघर्ष कभी नहीं रुका। और आज यही कारण है कि मैं दो टूक बात करता हूँ। बहुत को अच्छा लगता है, बहुत को बुरा लगता हो। हंगामा मच जाता है जब अश्विनी चौबे बोलते हैं, तो हंगामा मच जाता है, चाहे वो बिहार में बोले और चाहे दिल्ली में बोले। दूसरा सवाल आपसे ये है अश्विनी जी कि आपको धरना चौबे भी बहुत लोग कहते हैं, और जिस समय बिहार में अराजकता का समय हुआ करता था, क्रिमिनल लोग, बाहुबली सो कॉल्ड, वो सब लोग बड़े हुए थे, उस समय आप बहुत धरना देते थे सरकारों के खिलाफ, नाक में दम कर लेते थे। और हमने जो सुना है आपके बारे में, या जो आपके करीबी लोगों से, आपके जानकारों से, कि आपके बेटे का किडनैप भी कर लिया गया उस समय। क्या थी वो पूरी बात? देखिए, भगवान की ऐसी इच्छा कि मेरा जन्म भी धरना से ही, मेरा जो आप कह सकते हैं कि मेरी माँ ने बाउस्कीनाथ में धरना दिया, अपने कुलदेवी के सामने धरना दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, और मैं घर का ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा हुआ। 6 महीने में ही मैं लगभग हमारी मृत्यु हो गई थी और नब्ज यहाँ से उठ के काग के अंदर आ गया था, ऐसा बताते हैं। और हमारे उस समय डॉक्टर कटन चौधरी, कहलगांव, भागलपुर जिला में, कौल ऋषि की धरती है वो कहलगांव, वही ननिहाल है, वहाँ मैं था। और मेरे संबंध के मामा परिवार के ही वो बहुत बड़े होम्योपैथ के डॉक्टर कटन चौधरी, बंगाल से भी लोग इलाज के लिए आते थे। उन्होंने मेरी नानी को कहा कि अब ये कुछ क्षण का, कुछ मिनटों का मेहमान है। और मेरी माँ चिगार पाड़ करके रोने लगी और मुझे ले करके गोद में बैठ गई कुलदेवी के सामने धरना पर,
और 24 घंटे तक मेरी नानी, मेरी माँ धरने पर रही। और उसके बाद मुझे जो हुकूकी था, मैं हल्का रोया और मैं जिंदा हो गया। मेरी लड़ाई वहीं से शुरू होती है, भगवान की कृपा होगी। और मैं 6 महीने से लेकर के आज तक मेरे जीवन में संघर्ष ही दिखाई पड़ा। कई बार मैं मौत के मुंह से निकल करके, जब मैं जेपी मूवमेंट में था तो 2 जुलाई 1974 वो देश में ही नहीं दुनिया में बीबीसी लंदन से लेकर सब लोगों ने उसको, मैं जेल के अंदर मेरे ऊपर हमले हुए। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बाहर भी संघर्ष किया और जब जेल में गया तो जेल की थाली पलटवा देना। जितने कैदी थे, कैदियों को वहाँ पॉलिटिकल जो हम लोग थे उसको तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, आम लोगों को तो वो भी नहीं मिलता था। न खाने का न कपड़े मिलते थे जेल मैनुअल के। और मैंने उसके खिलाफ वहाँ लोगों को संगठित किया। जहाँ मैं बरगाछ के सामने फुलवारी सिर्फ जेल में पेड़ के नीचे में रामायण और गीता का पाठ करता था, सबको, सारे कैदियों को एक साथ मिला करके बैठ करके रामायण और गीता का पाठ करते थे। वहीं मैंने लोगों को संगठित करके जेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई पहली बार। और उसी 74 के आंदोलन में 11 दिनों तक मैं भूख हड़ताल पर रहा जेल के अंदर। और बगावत शुरू हो गया। कई बार जेल के बाहर सत्याग्रह, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। ये तो मेरा शुरुआत दौरे से ही, जब मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, जब मैं विधानसभा का विधायक बना, 5 बार लगातार विधायक रहा भागलपुर से, तो निश्चित रूप में बाद में लोगों ने मेरा नाम धरना चौबे कह करके समाचार पत्रों में, भाई ये धरना चौबे है। लोग कोई आंदोलन हो, कहीं बिहार में हो, मैं भागलपुर का विधायक था लेकिन उस समय जंगल राज से बिहार पीड़ित था। आप जानते हैं कि वो राज कितना क्रूएल था। और उस समय सत्ता के खिलाफ बोलना, यानी कि क्या सजा हो सकती है, लेकिन बिना उसका परवाह किए हुए हमने उसकी भी बगावत किया है। और मैंने उस सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर, चाहे वो सालथाल पटना उस समय बिहार में था, देवघर में घटना घटे, दुमका में घटे, पूर्णिया में घटे, भोजपुर में घटे, 7 दिनों तक सड़कों पर एनएच को जाम करने का काम। 3 दिनों तक भागलपुर में पूरे गंगा सेतु को मैं बैठ गया धरने पर। 3 दिन तक यातायात ठप हो गए। जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के मैं संघर्ष करता था। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, कभी स्वार्थ से मैं लेकर के मैं कभी राजनीति नहीं किया हूं। अब लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैंने निष्ठुर होकर के, और मैं स्वार्थ से परे समाज और राष्ट्र के लिए, ये संघर्ष हमारा बचपन से होता रहा, छात्र जीवन से होता रहा। और मैंने बताया कि 66-67 से लेकर के आज तक मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि हमारा अपना मेड है। ये अपने अनुभूति से हूँ, जो हमारी आत्म प्रेरणा होती है मैं उससे खड़ा होता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आज ये संघर्ष के कारण जेल में जहाँ हमारी हत्या कर दी गई थी, मैं तो मर गया था। जेपी ने आचार्य राममूर्ति जी को भेजा, सिद्धिराज ढड्डा को, और जेल से मुझे अस्पताल में पीएमसीएच में मौत और जीवन के साथ 6 महीने तक संघर्ष। मेरे आंख निकालने का गर्म सलाखे से मुझे दागे गए थे। मैं अपने बिस्तर पर करा रहा था। जेपी उस समय अस्पताल में पहले बीमार थे, किडनी के बीमारी से ग्रसित थे, और अस्पताल में देखने आए। मेरी दादी रो रही थी बिस्तर पर, मैं बेहोश था। वो लिपट करके रोने लगे दादी के साथ, और उन्होंने कहा था कि जितना स्वकीय शासन इतना निष्ठुर है कि परकीय शासन को भी पार कर गया। उस समय के समाचार पत्रों में जेपी की ये बात बीबीसी लंदन वगैरह से भी प्रकाशित हुई थी। तो निश्चित रूप से वहाँ से जेल से 74 में जब निकला था, और विद्यार्थी परिषद का रजत जयंती वर्ष मुंबई में था, वहाँ गया तो वहाँ भाई केला जेल में गिरफ्तार होकर मुझे जाना पड़ा। रास्ते में
वहाँ जाने के बाद एक छोटी सी शिवाजी पार्क में घटना घटी थी और हम लोग धरना पर बैठ गए, लाठी चार्ज हो गया, मेरे बाएं हाथ टूटे। जहाँ 18 मार्च में दाहिना हाथ टूटा था घिराव में, वहीं वहाँ भी हाथ टूट गया, लाठियाँ चली, जेल के अंदर बंद कर दिया गया थाने में। और फिर पुलिस के यहाँ, फिर वहाँ से प्रोफेसर बाल आपटे जो बहुत बड़े एडवोकेट थे और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे, मेरे बड़े अच्छे सब, और उन लोगों ने मुझे बेल पर रिहा करो। मेरे साथ में सुशील मोदी जी, हम सब लोग थे। तो मेरा जीवन संघर्ष से, और हम लोगों ने जेपी आंदोलन, जो कल ही संपूर्ण क्रांति का दिन रहा, जिसको जेपी ने कहा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और इस आंदोलन में उन्होंने संकल्प दिलाया था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। ये शपथ हम लोगों ने 74 आंदोलन के हम सभी साथियों ने लिया था, जिसमें कुछ अभी कोई पद पर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कहीं कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन बिहार में मुझे कल बहुत रोना आ रहा था कि मैं जेपी को जब याद कर रहा था, आज जेपी की आत्मा को कितना चोट पहुंच रहा होगा। ये ठीक है कि 74 आंदोलन में भी वैसे लोग कांग्रेस के गोद में बैठ करके आंदोलन में आ करके और कांग्रेस को रिपोर्ट करते थे, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे थे। जिस कांग्रेस को जेपी ने उस समय कहा था, इंदु तुम तानाशाह हो गई हो, इंदिरा गांधी को, पंडित नेहरू के वो मित्र थे, हिंदू बिटिया कह करके पुकारते थे। लेकिन जेपी ने जो संघर्ष छेड़ा, उस संघर्ष के हम सभी सिपाही रहे। और जेपी पहले तो छात्र आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। जेपी 8 अप्रैल 1974 को, मुझे याद है वो दिन, क्योंकि अब आंदोलन में कुछ ही लोग बचे हैं। हमारे मित्र सुशील मोदी कुछ साल पहले चले गए, 1 साल पहले, अभी 2-4 लोग ही अब बचे हैं। यूँ तो नीतीश जी भी उसी की उपज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ते थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपने अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह और जंगल राज उन्होंने बना दिया, भ्रष्टाचार के साम्राज्य के वो स्थापित कर दिया। अपने ही नहीं, पूरे परिवार वंश को उन्होंने भ्रष्टाचार में सम्मिलित कर दिया। कल्पना नहीं कर सकते। ये तो प्रतिज्ञा जो ली गई थी, जी, वो जो प्रतिज्ञा ली गई थी, जिस प्रतिज्ञा का आपने जिक्र किया, हाँ, कि ना जाति की, ना भ्रष्टाचार, तो वो प्रतिज्ञा तो वहीं पे सब समाप्त हो गई बिहार में फिर। निश्चित रूप से उसकी पीड़ा हमें आज भी सता रही है कि लोग जातियों को जातियों से लड़ाने लगा। भ्रष्टाचार, उस समय भी 1 लाख के कूपन का हिसाब जेपी ने मांगा था। सबको कूपन बटे थे, विद्यार्थी परिषद को भी, अन्य लोगों को भी, घटक, उनको दिया गया था 1 लाख रुपए। वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे उस समय। तो 1 लाख का कूपन का हिसाब नहीं आया तो बैठक से खड़े उन्होंने डांटते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तुम्हें हक नहीं है, भागो, पहले हिसाब दो फिर आंदोलन करो। वो तो 1 लाख रुपए का कूपन चौबे जी किस लिए दिया जाता था? भाई वो 1 लाख कूपन मिला था विभिन्न संगठनों को कि आंदोलन जब चला तो आंदोलन चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो घरों में 1-1 रुपया करके कूपन, 2-2 रुपया करके इकट्ठा करो और आंदोलन होता था, सत्याग्रह होता था, धरना होता था, माइक है, बाजा है, सब जगह हजारों मतलब कार्यक्रम होते थे। तो उसके लिए ईमानदारी से उसके खर्च करो और खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत करो। वो ब्यौरा नहीं मिला। लेकिन वो ब्यौरा आज तक नहीं मिला। जेपी की आत्मा को कितना चोट पहुंचता होगा कि मैंने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा और जिसके नेता के रूप में जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि आज सचमुच में ऐसे दोहरे चेहरे को जब देखता हूँ, और मैं वही कह रहा हूँ कि जिस कांग्रेस के खिलाफ, उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा था जेपी के नेतृत्व में, जेपी 8 अप्रैल को मुंह में पट्टी बांध करके और चरखा समिति से जब निकले, हम जीप के पीछे में थे। और हम लोगों ने जब वो काफिला निकला तो अशोक राजपथ, पूरा पटना, लाखों लोग खड़े हो गए। 8 अप्रैल 1974, 18 मार्च 74 को
आंदोलन हुआ, काफ़ी वामपंथी कांग्रेस के लोग आग लगाते हुए पकड़े गए हिंसा में, और जेपी ने उस पर काफ़ी हिंसक आंदोलन घोषित कर दिया। फिर बाद में जब उनसे मिले तो लोगों का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आंदोलन करने वाले हिंसक नहीं है, इसको हिंसक आंदोलन बनाया गया। और फिर उन्होंने नेतृत्व संभाला। मुझे याद है कि जेपी को एक ज़माने में, जब जेपी कमरे के अंदर बैठ के किताब पढ़ते थे, तो उस समय भी मैं गया था। ये 73 की बात है। कुछ हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मैं था, सुशील मोदी थे और एक दो लोग थे। हम लोग गए थे कि जेपी, आप आज बिहार में जो अराजकता शिक्षा क्षेत्र में और जो भ्रष्टाचार और जो महंगाई है, आप इसका आंदोलन का नेतृत्व करिए। उस समय बिहार में कई छोटी मोटी घटनाएं भी घट रही थी। सोडा फाउंटेन एंड बार गांधी मैदान के बगल में, उसमें आग लगा दिया लड़कों ने। किस लिए? तो नाश्ता पानी में बीएन कॉलेज के लड़के वहाँ नाश्ता करने गए थे और उसमें झगड़ा हो गया, उसमें आग लगा दी। उस समय के आंदोलन चिनिया बादाम को लेकर के आग। तो जेपी के पास जब गए तो जेपी ने कहा, जेपी ऊपर में थे कदम कुआं के उनके आवास पर, नीचे हम लोग गए। उनके पीए ने, सचदा बाबू ने कहा कि जेपी नहीं मिल पाएंगे अभी। मैंने कहा क्यों? तो ऊपर में उन्होंने जो गुस्से में बोल रहे थे, ये कौन लोग हैं? बोला ये छात्र संघ के और विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोग हैं। बोला बोल दो उन्हें, मैं ऐसे छात्रों से नहीं मिलता जो लोग सोडा फाउंटेन जलाते हैं, जो लोग चिनिया बादाम के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, जो लोग दुपट्टा छीना जाता है और उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे लोगों को छेड़ने वाले, ऐसे लोगों का आंदोलन करने के लिए वो आए हमें ले चलने के लिए, मैं नहीं मिलूंगा। जेपी की ये फटकार हम लोगों के कानों में सुनाई पड़े। मैं नीचे था, अपने 2-3 मित्र, सुशील मोदी जी साथ में थे। सुशील जी कहने लगे कि चौबे जी अब तो चला जाए। मैंने कहा नहीं, अभी इसका अंत नहीं हुआ, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। जो जेपी का सत्याग्रह का जो मंत्र है गांधी जी का और जेपी का, तो उस सत्याग्रह को हम यहाँ करेंगे। और मैं उनके सीढ़ी के नीचे बैठ गया। घंटों हम लोग बैठे, 2 घंटे लगभग बीते। फिर जेपी के भोजन का समय आया। जेपी को लगा कि कुछ चर्चा वो पढ़ रहे होंगे ऊपर में, हम लोग गुनगुना रहे थे, बातचीत कर रहे थे कुछ, तो उनको लगा कि अभी तक, उन्होंने पीए से कहा भोजन का वक्त हुआ है, तो अभी तक वो लोग गए नहीं है। बोला नहीं, वो लोग तो धरना पर बैठ गए, सत्याग्रह कर रहे हैं कि जेपी नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और जेपी ने कहा कि नहीं, अभी भोजन नहीं करूँगा, पहले उन लोगों को बुलाओ। और जेपी ने बुलाया, मिले, और हम लोगों ने जेपी को कहा कि जेपी, हम लोग वैसे छात्रों में से नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। हमारा हिंसक से वातावरण से हम लोग काफ़ी कोसों दूर रहे। हम लोग अहिंसक हैं, आप जो अहिंसक तलवार आपका है, इसलिए आप अन्यथा मत लीजिए। हम लोगों को पहचानिए, हम लोगों को जानिए। हम लोग विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। ये छात्र संघ के महामंत्री हैं सुशील मोदी जी। हम सब लोग उस की उपज है। और मैं चाहता हूं कि छात्र संघ में अच्छे लोग आए हैं, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए और आप छात्रों को एक आह्वान करने के लिए चलिए। मुझे याद है कुलदीप नैयर जी को मैं आया था, यहाँ लेके हम लोग गए थे, हम और सुशील जी। यूथ फॉर डेमोक्रेसी का विषय, और पटना विश्वविद्यालय साइंस कॉलेज में उद्घाटन हुआ था छात्र संघ का। वहाँ यूथ फॉर डेमोक्रेसी पर कुलदीप नैयर का भाषण था। और शाम को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, उसमें लोक नायक नहीं हुए थे, उसमें जयप्रकाश जी कहलाते थे। और जयप्रकाश जी का व्हीलर सीनेट हॉल, जिसको मैंने अपना छात्र संघ का, जब मैं बाद में अध्यक्ष बना तो उसका नाम विवेकानंद, वो व्हीलर सीनेट के हाल नाम से नहीं, तो उस भवन में, हॉल में बहुत बड़े पैमाने पर पहली बार हजारों छात्रों को उन्होंने संबोधित किया। और छात्रों को उसी समय कहा, क्या मेरी बात मानोगे ना? अगर जेल 2 साल 3 साल भी रहना पड़े
तो आप लोग इसकी सहमति देते हो क्या, तभी मैं आंदोलन में शरीक होऊंगा। और हम लोगों ने एक स्वर से उनको आवाज़ दिया था, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैंने उस दिन भी देखा छात्र राजनीति को बहुत निकट से हमने संचालन भी किया, हम उसके अग्रणी नेतृत्व में भी रहे। पूरी तरह से कई बार, एक बार नहीं दर्जनों बार लाठियों के, कई बार रेल के पटरी पर, रेल पर मेरे माथे पर चोट आए, पूरा हॉस्पिटल में, और महीनों मुझे उस बीमारी से ग्रसित हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि फुलवारी स्थित जेल, बक्सर जेल में मेरे किडनी, मेरे पेट को रोन दिया गया था फुलवारी स्थित जेल में, तो किडनी का बीमारी से मैं ग्रसित हो गया था, हीमीचूरिया, उस बीमारी से मैं ग्रसित हो गया था। 7 साल के बाद होम्योपैथिक दवाई खाते खाते फिर कई प्रकार के इलाज, उपचार, आयुर्वेद, योग, आसन, प्राणायाम, ये मेरे जीवन का अंग है। मैं योग, आसन, प्राणायाम आज भी घंटों करता हूँ, और फिर मैं अपने जीवन को नियमित बनाने का प्रयास करते रहा। आज स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपने किया है, मैंने आपको उसका एक सारांश में बोलूँगा तो शायद कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे एक ही बात लग रहा है कि क्या इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जवानी दिया था? क्या इसी भ्रष्टाचार को हम स्वीकार करते रहेंगे? क्या इसी जातिवाद के खेमे में आज वोट की राजनीति होती रहेगी? क्या जाति उपजातियों के नाम पर राजनीतिक दल गिद्ध के तरह उस पर झपटते रहेंगे वोट के लिए? मुझे लगता है कि ये प्रश्नवाचक है। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, अब तो नया भारत है, युवा भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसी समय गुजरात में आंदोलन का, और उसके बाद बिहार ने उसको पूरी बिगुल फूकने का काम किया। उस गुजरात की धरती से गांधी आए थे, दूसरे बेटे के रूप में नरेंद्र भाई मोदी आए। और मैंने तो उस समय भी, जिसमें डंके के चोट पर चल रहा था कि देश का प्रधानमंत्री के दौर पर हमारे माननीय अडवाणी जी थे, मैं गया था गुजरात की धरती पर भी। 2010 में भी गया था, 2011 में भी गया, 2012 में भी गया। आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बुलावे पर जब वो अनशन पर बैठे थे, मैं वहाँ गया था। और उस समय भी मैंने कहा था कि मोदी जी, आपको देख रहा हूँ कि अनशन पर कितने लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग आकर के आपको स्नेह दे रहे हैं। मैंने अपने भाषण में कहा था कि अब आपको पूरा देश प्यार करने के लिए तैयार है। एक संकेत मुझे मेरे मन में आया। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं था, मैं कोई, मेरी भावना इस कदर थी, जब कभी मेरे मन के अंदर आता है मैं उसको बोल देता हूँ, और शायद वो आज तक कटा नहीं है, सफल ही हुआ है। जो बात बोला हूँ वो ठीक ही हुआ है। कई लोग, मैं आज उस बात को आपके सामने उस रूप में तो नहीं रखूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2010 में 11 में भी उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ी रैली गुजरात के अंदर, वहाँ पर जो मैं और डॉक्टर सीपी ठाकुर वहाँ बुलाया था, मैंने खुले मंच पर कहा, उसमें बिहार का मंत्री था मैं। कुछ मीडिया में बात आ गई, मैंने ये नहीं कहा था कि देश का, मैंने ये जरूर कहा था कि गुजरात के बेटे के कंधे पर देश का बागडोर आने वाला है। और इसी में बिहार में धड़क हुई। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय उसको स्वीकार नहीं कर पाए। उनकी उस समय पूरा मतभेद था। मैं उस बात को अब सामने नहीं लाना चाहता हूँ, सब जानते हैं। और उस दौरान मैं खड़ा रहा। मुझे पार्टी के एक बड़े नेता अरुण जेटली जी, जो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में हम लोग साथ रहे, उनकी बुलाहट हुई, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, दादा नाराज है, पूरी पार्टी आपसे नाराज है। मैंने हंसते हुए कहा, अगर नाराज है तो मैं पैर छू करके उनसे क्षमा मांग लूँगा, लेकिन मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ और न कोई ज्योतिष हूँ। मेरे मन के अंदर जो आया मैं इसको बोला हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। नहीं नहीं, ये मत बोलिएगा,
उनके घर पर ये बात हुई। बाद में मुझे याद है कि 2012 में फिर उसी सूरत के मैदान में लाखों की भीड़, जिसमें 50 लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहला बिहार दिवस देश के अंदर किसी ने मनाने का हिम्मत किया तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने बिहार दिवस मनवाने का काम किया। और उस समय मुझे उस आयोजन में मुख्य अतिथि में और अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी की थी। और उनके हाथों 50 बिहार के बड़े बड़े लोगों को, कलाकार, साहित्यकार, मनोज तिवारी से लेकर के सब लोगों को हम ले गए थे, हमारे बेटे भी अर्जित ने। और उस समय उनको ये जिम्मेवारी मिली और सम्मान पूर्वक मोदी जी का लाखों की भीड़, आज भी वो तस्वीर जब देखेंगे तो उस मंच पर मोदी जी के द्वारा जो सम्मान हुआ था, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरे परिवार के लोगों को उन्होंने मंच पर स्थान दिया और लाखों का वो समुद्र था, भीड़ थी। तो मुझे याद है कि किस प्रकार से बिहार की राजनीति को, और मैंने उस समय कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अब ये कंधे पर, ये बागडोर आपके कंधे पर आने वाला है। आप यूट्यूब में जाएंगे, संकेत आपको मिलेगा उस समय का भी। और उस समय जब मैंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं, तो तिवारा हमारे खिलाफ वहाँ मेरी बर्खास्तगी की मांग होने लगी। ये कैसे कह सकता है, ये कौन होते हैं सरकार बनाने वाले। लेकिन मुझे खुशी हुई कि जब 2011 में 2012 के बाद 2013 में जब उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो वही अरुण जी माला पहनाने उनको गए। मैं नीचे खड़ा था, मैंने आया, उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे कहा, मित्र ये जो कहा सही हो रहा है। मैंने कहा मैंने नहीं कहा था, ईश्वर ने मुझसे बुलवाया होगा, मेरा कोई अनुभव नहीं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य घर से आता हूँ, मेरी क्या हस्ती। तो मैंने जो सही बात थी, मैं कभी उसमें रुका नहीं और मैं कभी थका नहीं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य उनका भी मिला मुझे। अटल आडवाणी का युग देखा आपने, और अब फिर उसके बाद में 2014 के बाद में पीएम मोदी बने, अमित शाह का वो जोड़ी भी आपने देखी। क्या डिफरेंसेस एज अ सीनियर लीडर, क्या राजनीति में बदलाव आए? क्या उस समय के कार्यकाल में, उस समय के नेताओं में और अब के जो जनरेशन, जो लीडरशिप आगे बढ़ रही है, दोनों में क्या-क्या समानताएं और असमानताएं अब आप देख रहे हैं? देखिए, पार्टी में हम विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, मूल्यों की राजनीति करने वाली पार्टी है। और हम एक बृहत्तर राजनीति की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम जिस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी उसमें इधर उधर देखते हैं तो कष्ट तो जरूर होता है कभी कभी। फिर भी देश के अंदर आज अगर कुछ भी है तो भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने उन मूल्यों की राजनीति में खरे उतरने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, संगठन का काम चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें और भी कुछ करने की आवश्यकता है। और हम लोग कभी कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हम माँ को कभी कलंकित नहीं होने देंगे, हम माँ के आंचल को गंदा नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने कभी भी पार्टी के बारे में मैं कभी मैंने कहा है, नो कहूँगा, नो कभी पार्टी से मांगा है, नो मांगूंगा, नो अपने लिए नो अपने परिवार के लिए। पार्टी सर्वोपरि है। हम परम पूज्य गुरु जी के, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे, मुझे ओटीसी मुंगेर में 3 दिनों तक
उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। उनके सानिध्य में एक अखंड, एक ऐसा कहा जाए कि उनको देख करके मुझे लगा कोई संत को मैं पाया हूँ, और मेरी शक्ति और भी प्रखर हुई। मैंने जब उन्होंने हाथ उठवाया कि कौन को प्रचारक बनेंगे, तो मैंने भी अपने हाथ उठाया। मैं तो संघ के प्रचारक बनने के लिए चला था। ये ठीक है कि पूर्णकालिक रह करके 14 साल और राजनीति में आ गया। कभी कभी ये लगता है कि मैं गलती से तो नहीं आ गया, ये तो बात अलग है। मुझे लग रहा है कि अटल जी के वक्त में उन्हें बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने। वो तो हजारों लोगों को प्यार करते थे। हर उन्होंने कभी विभेद किसी के अंदर नहीं देखा। मैंने देखा एक ऐसा पुरुष, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे, और मेरे पिता तुल्य। मैं एक छोटी सी बात आपको कह करके उनके पूरे जीवन का, यूँ तो अटल जी खाने में भी जहाँ जाते थे उनका स्वाद वो लेते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, पढ़ने में भी, बोलने में भी। तो अटल जी, जब मैं उस समय 2003 में विरोधी दल का, अपना भाजपा का विधानमंडल दल का नेता था, नहीं 2003 में नहीं, 2000 उस समय भी विधायक था। उसके बाद मैं विधानमंडल दल का नेता हुआ। उस समय भी विधायक था, और अटल जी ने यहाँ कुछ लोगों को बुलाया था, अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी उन्होंने बुलावा भेजा। सुशील मोदी जी, मैं, आज शत्रुघ्न सिन्हा वो जिंदा है, यशवंत सिन्हा भी जिंदा है, सरदेव कैलाशपति मिश्र जी तो हम लोगों के अभिभावक रहे। ऐसे 7-8 लोग हम लोग बुलाए थे, और वो एक बड़ी बात पूछना चाह रहे थे कि बिहार में 2003 में हम लोग जीत के आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में जीत के आए थे। बिहार झारखंड, मतलब उसमें एक साथ। और उस समय उन्होंने कहा कि भाई, इस समय मुख्यमंत्री के बारे में उनकी चर्चा हुई उस बैठक में। सबसे पूछा, अंत में मुझे भी कहा, पंडित जी तुम क्यों नहीं बोलते हो, आप बताओ आपका क्या दृष्टिकोण है। मैंने कहा आप पिता तुल्य हैं, अभिभावक है, मुझे क्या बोलना है, इतने लोग बोल चुके हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बुलाया बोलने के लिए, आप 74 आंदोलन के आप सारे उपज हो। तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ। तो मैंने स्पष्ट बताया कि भाई, आप जब कह रहे हैं आप गार्जियन हैं, रिश्ता कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि बिहार में अपनी सरकार बननी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे उठते हुए कहा, अपनी सरकार का क्या मतलब, बीजेपी की ना। हाँ, लेकिन बीजेपी की संख्या तो उतनी नहीं है, कैसे बनाओगे सरकार। मैंने कहा बन जाएगी सरकार, आप जैसे गार्जियन है तो फिर सरकार बनेगी कैसे नहीं, हिम्मत तो करें हम लोग। और मैंने कहा कि नेता के रूप में है तो राम लक्ष्मण यहाँ हैं, और जो शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो उनका बहुत बड़ा वो क्राउड इकट्ठा करते हैं, भीड़ जाती है जहाँ वहाँ। और शत्रुघ्न सिन्हा शुरू के दौर में भाजपा में अकेले नेता, अटल जी के बाद मेरे ख्याल से भीड़ जुटाने वाले नेता के रूप में माने जाते थे। ये ठीक है कि नेता में हम लोग उसमें अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, इस देश के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। मुरली मनोहर, उनके नेतृत्व में हम लोग बम जम्मू कश्मीर भी गए थे, जहाँ तिरंगा झंडा फहराया लाल गया चौक पे, और लाल चौक पर नरेंद्र भाई मोदी उस यात्रा के प्रभारी थे। तो मुझे लग रहा है कि उस समय जिस प्रकार से ये बात आई, अटल जी को हम लोगों ने जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। अब अंत में उन्होंने यही कहा कि मैं इसलिए बोल रहा था कि जौहर साहब बार बार मुझे आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मैं आप लोगों से राय परामर्श करने के लिए ही बुलाया था। औरों से भी, और लोगों को अलग अलग बुला करके बात कर रहा हूँ।
कैलाश जी को 2-3 दिन में खबर हो जाएगा। फिर हम लोग गए और 2-3 दिन के बाद फिर खबर हो गई कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में होंगे, और 1 सप्ताह के लिए वो मुख्यमंत्री रहे। मुझे वो भी दिन याद है। उसके बाद हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, नीतीश जी भी साथ साथ मीटिंग में थे। बाद में फिर वो 1-1.5 महीने, कुछ महीने के बाद केंद्र में फिर मंत्री बन गए। हम लोग बगावत करते रहे। लालू राज का मतलब जंगल राज जिसको कहते थे, उस जंगल राज के खिलाफ लड़ना इतना मामूली बात नहीं होता है। किस तरह का होता था वो जंगल राज? अगर बच्चे स्कूल जाते थे तो सही बात बता रहा हूं, मां को लगता था बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा शाम तक। मुझे याद है कि एक गोलू कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की घटना, छोटा बालक का किडनैप करके उसकी हत्या हो गई थी, और अटल जी पहली बार उस सभा में गए। हमारे मेरा चुनाव था, मैं तो चाहता, मैं तो उनका पैर भी लाचार थे वो उस समय, और उस कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि जाओ पंडित जी, मैं आऊँगा, मैं भागलपुर का सिल्क का कपड़ा मुझे पसंद है, वो पूरनमल बाजोरिया और बीना मोदी मुझे नारियल भेंट, भागलपुर का सिल्क भेंट किया है, वहाँ के बुनकरों का वो बुना हुआ सिल्क मुझे बहुत प्यारा है, मैं आऊँगा। और मुझे लगता है कि मेरी अचानक मुझे खबर आया, पार्टी को भी नहीं मालूम, हमें कलेक्टर ने खबर किया, मैं घूम रहा था, कि अटल जी का फलाना दिन तिथि को कार्यक्रम बन गया है। हमने कहा ये हो नहीं सकता। मैंने टेलीफोन किया, आज के जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने कहा क्या सही है क्या? क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय, केंद्र कार्यालय बोल रहा है कोई कार्यक्रम ही नहीं है अटल जी का भागलपुर में, ये कैसे बन गया? तो मैंने जब पूछा, इन्होंने, वैष्णव जी ने कहा हाँ मैंने डीएम को टेलीफोन करके कहा है, और सही बात है, वो इस तारीख को जा रहे हैं, उनके लिए रैंप की व्यवस्था होगी। और केवल उस बार वही केवल भागलपुर गए, और उसी समय गोलू का कांड हुआ था। उन्होंने कहा कोई मुझे गोलू तो दे दे। हजारों लोग उसमें, उनकी आवाज़ जब उस समय मुझे लगता है कि उस समय उस राज का, जंगल राज का दफन शुरू हो गया था। अटल जी के एक वाक्य ने बिहार में किस प्रकार की क्रांति लाई थी। कोई मुझे और गोलू तो 2000, दे दे, कोई मुझे गोलू तो लौटा दो, लौटा दो। उस माँ को। तो मुझे लग रहा है कि अटल जी के उस भावनात्मक, और मैं उनके साथ भी काम किया, उनका आशीर्वाद भी मिला। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे वहाँ चुनाव में गए तो बोला मुझे कचरा पसंद है। वो जो शंकर टेकरीवाल के घर के सामने वो जब आते थे तो बांका में अपने प्रचार करते थे, बांका भागलपुर में, और बोला कि मैं टेबल पर बैठ के कचरा खाता था, तो वो दुकानदार को बुलाओ उसका कचरा। तो मेरे बेटे दौड़ते हुए गए, और सर्किट हाउस में, उस तो मर चुके थे लेकिन उसके दोनों बेटे थे, वहाँ से वो दोनों बेटा खुशी से कचरा बना के लाया उनके लिए, बड़ा पसंद से खाए बेटे को। वो दोनों उनके बेटे को आशीर्वाद भी दिया, बोला बेटा तुम्हारे पिताजी कितना बढ़िया कचरा खिलाते थे, तुम भी आज कचरा खिला रहे हो। तो अटल जी में एक विशाल हृदय के व्यक्तित्व था, राजनीति में, और हंसते भी थे, हंसाते भी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं। हाँ, गगना गगना कर्म, गगन का आकार गगन के जैसा होता है, अटल जी का आकार अटल के जैसा था। वो दूसरा अटल नहीं हो सकता है इस धरती पर, दूसरा अटल शायद बिरले होगा। भारत रत्न हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से पुकारा, राष्ट्रपति जी ने। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि अटल जी जैसे लोगों का नेतृत्व में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहा, आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आगे भी जीवन के अंतिम दम तक मुझसे जो भी शक्ति होगी पार्टी के लिए
इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं, और तुझको अभी बिहार की कुछ और। मातृभूमि इस बार चुनाव होने जा रहे हैं और हम लोग इतनी जो चर्चा की आपने बिहार के और उस आंदोलन के उन अध्यायों को हमारे सामने और हमारे दर्शकों के सामने, कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं आपातकाल को, बहुत सारी किताबें जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में तमाम अलग अलग इतिहासकारों की पढ़ाई जाती हैं, और एक जो उस व्यक्ति को जो उस कंडीशन में रहा, जिसने जेल भोगी, उस आपातकाल को अपने आईने से जिस तरह देखा, उस बयां कर रहा है। ये कहानी एक इनक्रेडिबल है कि आदमी सोचता है कि कितना जुल्म की कितनी हदें होंगी, वो पार कर दी गई, लेकिन लड़ने वाला लड़ता रहा। सवाल मेरा ये है कि क्या जब ये मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी, अब बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, इस जोड़ी के साथ में चुनाव लड़ने के लिए आगे लेकिन कहा जा रहा है कि, और कई बार ऐसे कैमरे पे दिख रहा है कि नीतीश जी की कुछ तबीयत भी इस बीच कुछ खराब चली, क्या कई बार उनकी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसको लेकर अब खुद बिहार के लोगों में भी ये चर्चा है। तो क्या ऐसे में क्या लीडरशिप उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव आगे बढ़ेगा, या फिर पार्टी कुछ और भी सोच रही है? देखिए, एनडीए की सरकार हमारी चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और यह प्रचलन तो अटल जी का ही चलाया हुआ है। उन्होंने भी वो प्रयोग किया और सफल रहे। और मुझे लगता है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, ये ठीक है कि पिछले बार हम 400 पार नहीं कर पाए, उसका तकलीफ भी मुझे है। पार कर जाते, लेकिन कहीं कहीं न कहीं गलतियां हो गई। कुछ कमी हमारी रह गई होगी, जिस कारण हम 400 पार नहीं कर गए और हम आधारित हो गए जो हम नहीं चाहते थे वो। ये ठीक है कि एनडीए में हम लोगों ने सभी दल को शुरू से, मैंने देखा नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भी, हम 19 में भी अपार बहुमत से जीते। हमने सारे मतलब कहा जाए कि धारा 370 हमने समाप्त करवाया पार्टी ने, जो पार्टी का बराबर रहता था मुद्दा। तो सारे मुद्दे पर हम खरे उतरे, लेकिन ये कमी तो आज खल रहा है। आज हम बाएं दाएं अगर ज़्यादा करेंगे तो खतरा भी है। ये भी आप समझ सकते हैं वो खतरा। और वो खतरा राजनीति में बड़ा खतरा होता है। बड़ा खतरा होगा। और इसलिए पता नहीं, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का न्याय निर्णय सर्वोपरि होता है। अब मेरे अकेले एक व्यक्ति से क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि अपने सिद्धांत को किसी हालत में, पार्टी को उसमें प्रखरता आने की आवश्यकता है। आपने जो कहा पहले और अब में अंतर क्या है, अंतर इतना ही है कि अब माफ करिएगा, दलों में चाटुकारिता अधिक हो गया है। मैं खरे बोलते रहा हूं, सब दिन बोला हूं, आगे भी बोलूंगा। एक तो भ्रष्टाचार और जातिवाद, इससे ऊपर उठने की जरूरत है। कई बार मुझ पर भी दोषारोपण होता है कि आपने परिवारवाद और वंशवाद को, आपने, मेरे ऊपर भी ये आरोप लगा। मेरे बेटे को टिकट दिया गया, मैं कोर ग्रुप का मेंबर था, मैं पहला व्यक्ति था। आज भी कोर ग्रुप के लोग जिंदा है, आज भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, अमित भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी है, पूछिएगा। आज भी रामलाल जी संगठन मंत्री आज भी है, मौजूद है। मैंने बैठक में खुले रूप से विरोध किया, और अमित भाई जब कहे तो मैंने कहा कि नहीं, वो चुनाव हार जाएगा। इसलिए हार जाएगा कि मैं देख रहा था कि गुटबाजी चरम सीमा पर थी, और मैं किसी गुट में नहीं था, और वो गुटबाजी का शिकार हो गया। और मेरा बेटा 60,000 वोट लाके, मैं 53-54 हजार वोट ला करके जीतता रहा। मैंने कहा इसको टिकट मत दीजिए, ये चुनाव नहीं लड़ेगा।
बोला नहीं, इसने देश में सबसे ज़्यादा सदस्यता बिहार में किया है, इसको दूंगा, ये साहब का आदेश है और संघ का। मैं उस समय भी विरोध करते रहा। मैंने कहा कि नहीं, इसको टिकट मत दीजिए, मैं कभी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, संगठन में 5-7 साल से काम कर रहा है, कभी वक्त होगा करेगा, मैं कोर ग्रुप में बदनाम हो जाऊंगा और ये चुनाव नहीं जीत पाएगा। क्योंकि मुझे सब कुछ, मैंने 30 साल से कार्यकर्ता बनाया था भागलपुर में, आंखों के सामने मैंने देखा है किस प्रकार से। मैं जब चुनाव लड़ा था तो 94,000 में, और एक फिएट गाड़ी जो मुझे ससुर साहब ने दिया था, उसी से मैं चुनाव लड़ा, पहला चुनाव। और उसके तुरंत बाद मैंने देखा एमपी इलेक्शन आया, किस प्रकार से पैसे बांटे गए, पैसे का किस प्रकार से बंदर बांट हुआ, कार्यकर्ता टूटे गए। मैं कार्यकर्ता आज पैसे के कारण, जिस प्रकार से राजनीति में, ठीक है कि राजनीति में पैसे की जरूरत पहले भी थी, आज भी है, लेकिन ये बंदर बांट, ये भ्रष्टाचार हर राजनीतिक दल में कमोबेश वो भ्रष्टाचार का एक स्रोत हो गया। जो बैठा हुआ उस गद्दी पर होता है, उसको विचार करना पड़ जाता है पार्टी के अंदर, कि पार्टी में ये बात उठने लगती है, जब स्वर उठने लगता है कि चुनाव में इतने करोड़ आए, कहाँ चले गए। कभी कभी ये उठता है मुद्दा, प्रदेश के अंदर कई मुद्दे उठे, पिछले बार बिहार में भी उठा मुद्दा। अब आप जो पार्टी के अंदर आयातित माल को आप कब तक ढोगे? अध्यक्ष बनाओ तो कोई सिद्धांत की राजनीति से आया हुआ व्यक्ति अध्यक्ष होगा तो पार्टी को प्रखर बनाएगा, सबको साथ लेके चलेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्वार्थ से पूरित होकर के किसी बाएं दाएं आगे दल से आकर के आप उसको पार्टी का सिरोमोर ताला चाबी दे देंगे तो वो कितने दिन चलेगा। आज मुझे कष्ट होता है कि बिहार में कुछ वैसा ही स्वरूप मुझे देखने को मिल रहा है। इससे बचना होगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बिहार में इससे बचाना होगा। हम ठीक है, जो लोग आते हैं हम उनको स्वागत है, पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ की पार्टी है, पार्टी में आना चाहिए, पार्टी में नए नए लोग भर्ती हों, ये पार्टी में आना चाहिए, लेकिन पार्टी में आने के बाद तुरंत टिकट मिल जाए और वो विधायक सांसद बन जाए, और वो व्यक्ति जो 5 साल से चौबे जी गली गली घूम रहा है, सबसे अपनी पार्टी के प्रचार कर रहा है, और उसका अचानक टिकट कटता है, और एक ऐसा व्यक्ति आता है कि तुरंत वो हाई प्रोफाइल नाम चेहरा आया कोई, और तुरंत उसको टिकट मिलता है, तो कष्ट उन कार्यकर्ताओं को होता है। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल चौबे जी ये भी है कि आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से कि ये अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं करती पार्टी। नहीं, मुझे लगता है ये पूरी तरह से मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड मास पार्टी हो गया, तो जब कार्यकर्ता आधारित मास पार्टी हो जाता है, कभी कभी घर में नए बच्चे आते हैं तो बड़े बच्चे का प्यार थोड़ा बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो अब हमारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों में कार्यकर्ता हो गए। अब जिसने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने, जिन परिवार ने, जो संघर्ष में रहे, पुराने कार्यकर्ता, निश्चित रूप से उसको कभी कभी वो जब वो देखता है कि भाई बाहर से कोई आदमी आकर के और मेरी चाबी ले लेता और मुझे कोई पूछता नहीं है, तो ऐसे लोगों को दर्द होता है। उस दर्द, इसलिए मैंने कहा कि इस पीड़ा को भी पार्टी देखती रही है, पार्टी प्रयास करती रही है कि कैसे हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, जो बाहर से दूसरे दल से कार्यकर्ता बड़े थोक में आते हैं, खास करके चुनाव समय में, और बड़े थोक भाव में भागते भी हैं, तो उस पर भी हमें गौर करने की आवश्यकता है। पार्टी गौर करती रही है, ऐसा नहीं कि नहीं गौर करती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कुछ सोचने में, विचारने में कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण 400 पार हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मुझे याद है चौबे जी के पहनावे के ऊपर
जब धोती कुर्ता और उस सदरी के ऊपर एक गमछा, जिस पोशाक में नहीं, गमछा नहीं, ये अंग वस्त्र है। अंग वस्त्र, हाँ, अंग वस्त्र में इसको रह, गमछा मत कहिए अंग वस्त्र पंडित में जी, रहते, ये अंग वस्त्र है, हमारी और संस्कृति है ये। ये संस्कृति, और माथे पे टीका। मुझे लगता है कि ऐसे अब बीजेपी में शायद कोई अश्विनी चौबे जी के बाद मुरली मनोहर जोशी को हम उस तरह देखा करते थे, बचपन में पढ़ाई करते थे तब की बात है, और चौबे जी को हमने इस वेशभूषा में आपको देखा है। और कभी ना कभी ऐसा लगता है कि जब ऐसा एक लीडर जो अपने कभी भी उसने उसूलों से समझौता नहीं किया, कभी उसने अपने पहनावे से समझौता नहीं किया, कभी उसने किसी गुट में नहीं रहा, जिसका मैंने इंट्रो में बताया कि कोई गुट में ना रहा। जब वो नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है एकदम से नाजन, तो कार्यकर्ता जो होते हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको आपने बक्सर के अंदर जो एक कार्यकर्ता जिसको आपने कंधे पे हाथ रखे चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं, उनको धक्का पहुंचता है। देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ और हमारी पार्टी बराबर प्रयास करती रही है। इसलिए आपने जो कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं देती है, देती है, लेकिन कई बार जब सेल्फ सेल्टर्ड लोग आ जाते हैं, इसलिए कई बार संगठन को ओवरवेलिंग की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि आज नीचे से ऊपर तक ओवरवेलिंग की भी जरूरत है, ताकि हमारे मूल सिद्धांत का क्षय ना हो। हम से- कंप्रोमाइज करें, इतने ही दूर तक कंप्रोमाइज करें। हम मास ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम कैडर बेस्ड थे, आज मास में हैं, हमारी पूछ देश और दुनिया में हो रही है। हम एक शक्तिशाली सरकार है। हम पहले हम युद्ध भूमि पर दूसरे देश में जाकर के युद्ध लड़ते थे, आज हम मेड इन इंडिया के औजार से घर बैठे पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं। ये हमारा परिवर्तन है, ये नया भारत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नया भारत आज शक्तिशाली हुआ है, लेकिन हमें ये सदियों तक आगे कैसे बढ़ता रहे, इसकी भी चिंता करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी हमारा प्रेरणा का जो पुंज है, उस प्रेरणा से पुंज से प्रेरित होता रहे, इसकी भी चिंता करना पड़ेगा। और साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जो हम जिस मुद्दे को लेके चले थे, क्या हम उस मुद्दे से कहीं भटक तो नहीं रहे, इसकी भी चिंता करना पड़ेगा। और संगठन के तंत्र को भी मजबूत हम बनाते रहें। हम पन्ना प्रमुख तक तय करते हैं, कई बार तो अच्छा निकलता है जहाँ अच्छे लोग मेहनत से काम करते हैं, कई बार ऊपर ही ऊपर रह जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर पार्टी की चिंता रहती है, और बिहार में संगठन में ओवरवायलिंग की जरूरत है। हम पैरासाइट बनकर के जीवन भर पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते। पार्टी मजबूत है, आज हमारे सबसे ज्यादा विधायक बिहार में, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हमारे आपका नहीं है। सांसद उस समय उतने थे, मैं आज सांसद जो 30 सांसद 40 की बात हम करते थे, हम 30 में रह गए। एनडीए गठबंधन कमी तो रही है हमारी, जबकि हमारी शक्ति बढ़ी है, हमारे प्रशंसक बढ़े हैं। हमें सोचना पड़ेगा, और इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करते रहा हूं कि पार्टी में संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी ओवरवायलिंग होना चाहिए समय समय पर। और चुनाव का समय है, मोदी जी अकेले रात दिन दौरा कर रहे हैं, बिहार में दौरा कर रहे हैं, काफी लाखों लोग जुट रहे हैं, लेकिन वो लाखों लोगों को वोट में भी हमें संवारना पड़ेगा। हमें वोट में भी उसको जो तभी जोड़ेंगे जब नीचे तक हम जमीन पर जाएंगे। इसलिए हवा हवा ये ठीक है, हमारी योजना बनी है, बूथों तक काम करने वाले लोग, बूथ तक हमारी शक्ति है। केवल उन्हें पुराने नए सब कार्यकर्ता को उत्साह कर दिया तो हम डंके के चोट पर चुनाव जीतते रहे, आगे भी जीतेंगे। एनडीए की जीत सुनिश्चित है बिहार में, इसमें कहीं दो मत नहीं। एनडीए की जीत सुनिश्चित है, लेकिन बिहार में बीजेपी की स्थिति क्या है? मुझे लगता है बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, इसमें दो मत नहीं। हमारे सबसे ज़्यादा विधायक है आज भी। हाँ, ये ठीक है कि बीजेपी में, माफ करिएगा, गुटबाजी चरम सीमा पर है।
जब वो देखता हूं तो मेरे आंखों में वो आंसू आ जाते हैं। सही मुद्दे को लेकर के पार्टी की बात को अपने आला कमान के सामने रखना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। गुटबाजी से हम त्रस्त हैं और यही कारण है कि हमारे, अगर इस भावना से हम सबको समझ पाए तो बीजेपी का ज्वार आएगा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का एक कुशल संचालन, जो आपने कहा बीमार है, नीतीश जी बीमार नहीं है, नीतीश जी ऐसा लाचार भी नहीं है। हाँ, एनडीए का शासन है, एनडीए साथ चल रहा है, एनडीए इंटैक्ट है। इंडी गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं, कोई गठबंधन नहीं है, एक भ्रष्टाचार की पार्टी है जो कांग्रेस के गोद में बैठा हुआ है। तो भ्रष्टाचारियों को और आज भी जंगल राज लोगों को याद रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी जनता स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी हमें सावधान रहना है। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था के बहुत अच्छे आंकड़े चौबे जी है नहीं। आप देखिए पिछले 3 महीने में बहुत सारे दुष्कर्म के मामले सामने आए, पटना में मर्डर के मामले सामने आ रहे हैं। आप लोग जो बीजेपी ने और एनडीए की जो सरकार बनती है वो वहाँ पे जंगल राज पे बनती है। आज भी जंगल राज पर बात होती है, किसी भी बड़े नेता की रैली हो जंगल राज पे घेरा जाता है। अब इस जंगल राज को बीते 30-35 साल हो गए। अब लेकिन जो बच्चा उस दौरान वहां पैदा होगा वो वोटर है। लेकिन अब आप एक बात ये है, कब तक बीजेपी इसी एक मुद्दे को जंगलराज को पकड़ के बिहार वासियों पर ये जीत का दावा करती नहीं नहीं, रहेगी। दूसरी देखिए, चीज पलायन, एक बहुत बड़ा मुद्दा। बिहार का युवा आज देश और विदेश में भटक रहा है, बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, गांव के गांव खाली हो रहा है, लेकिन इस बारे में बातचीत पार्टी नहीं करती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने जो बात बोला कि बिहार में पलायन हो रहा है, ये ठीक है कि एक समय आया था कि हमने पलायन भी रोका था। 2005 में इसी बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे थे, पार्टी में मंत्री था मैं। एकाएक लग रहा था कि पलायन अब पूरी तरह से रुक जाएगा, रुका भी था। लोग बिहार में आकर के खुशहाली बना रहे थे, छठ व्रत में जो आते थे वो चले जाते थे, लेकिन फिर यहाँ बरसों तक रहे। बाद के दिनों में कुछ ऐसी स्थिति बनी, दो दो बार, कि वो जंगल राज जो मैं कह रहा हूँ, सब जंगल राज, हत्या, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, उसका नाम जंगल राज है। और निश्चित रूप में कहीं ना कहीं वो हावी हो गया और कुछ थोड़ा बहुत उलट पुलट हो गया। उसके कारण से जो 2005 में सपना एनडीए का था, उसका छींटा कुछ जरूर लगा है। जो आप बोल रहे हैं ना आंकड़े, तो कभी कभी बुरे आंख भी छींटे लग जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी बिहार में वो जंगल राज नहीं है, बल्कि बिहार में कानून का राज है, इसमें दो मत नहीं। अपराधी अगर अपराध करते भी हैं तो पकड़ में आता, उस पर कार्रवाई होती थी, उस समय कार्रवाई नहीं होती थी, अंतर ये है। और उस समय सड़क पर चलते हुए लोगों को उठा लिया जाता था, अपहरण का उद्योग फैला हुआ था। मैं स्वयं पीड़ित रहा हूं, मेरे बेटे का, मैंने असेंबली के अंदर हंगामा किया अपराधियों के खिलाफ। मैंने पूरी तरह से जब आवाज लगाई तो तीसरे ही दिन मेरे बेटे का अपहरण बीआईटी मेसरा से हो गया। वो बेटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए वहाँ गया था, मैनेजमेंट, बच पाया किसी तरह से। मैंने पूरे परिवार ने उस कष्ट को 3 दिनों तक, जब तक वो नहीं आ पाया था, 4 दिनों तक, कैसे कैसे, तो मैंने देखा है उसमें कौन कौन लोग थे। उसमें से कुछ लोग तो अब इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचने में कहीं न कहीं, मैं इसको अभी खोलूंगा नहीं, मेरे मन में वो दर्द भी है। वो भी आज बीजेपी या देश के बड़े नेता के रूप में अपने को मानते हैं,
ऐसे लोग भी वो षड्यंत्रकारी थे। मैं कैसे सोच सकता हूं? लेकिन मैं कभी भी मुझे सिसक तक नहीं आया। ये जरूर है कि उस करुणा में बेटे का चिंता सबको होता है। सबको होता है। मेरे आंखों में भी आंसू आए थे, भरपूर आंसू आए थे। लेकिन मैंने उस समय भी चिल्ला के कहा था कि मैं अपराधियों को नहीं बख्शूंगा, और अपराधी हमारे सामने फटक नहीं सकता है। मैं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय सबसे ज्यादा वोट से और पूरी टीम विद्यार्थी परिषद की जीत के गए थे। अपराधियों का साम्राज्य छात्र संघ में था। लोग अपराधी खड़े हुए थे। मैं तो साइकिल पर सवार होकर यूनिवर्सिटी जाता था, लेकिन अपराधी डर करके सड़क से बाहर चले गए। वैसे अपराधी जो बेलची कांड के हीरो थे, वैसे लोग छात्र नेता के रूप में चुनाव हमारे सामने लड़े थे। आज वो अंत हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं, उसके लिए आत्मबल चाहिए। और आज आत्मबल की कमी अगर होगी तो हम कहीं पार्टी हो या सरकार हो, हमें आत्मबल और हमें ईमानदारी से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश रखने की जरूरत है। हमें दूसरा जेपी इसी में से खोजना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज मैं 22 साल का उस समय था जब मैं जेपी आंदोलन में शरीक हुआ था। उसमें जेपी 72 साल के थे। आज मैं 73वां साल में प्रवेश कर गया हूं। मैं आज भी जेपी को अपना मसीहा मानता हूं। आज भी संपूर्ण क्रांति हमारे दिल में है। और आज भी जेल और आपातकाल और तमाम चीजें हमारे सामने है। मैं यही कहूंगा कि आने वाली युवा शक्ति ही देश को युवा भारत बना सकता है। इसलिए उन युवाओं की चिंता करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मैं सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देश में भ्रमण भी कर रहा हूं। और जगह जगह साहित्य के दृष्टिकोण से भी, चाहे राष्ट्रकवि दिनकर का वो साहित्य हो, मैथिली शरण गुप्त का हो, तो हमें साहित्य को भी प्रचुर बनाना है और संस्कृति को भी। इसलिए मैंने सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर 2022 में बक्सर में, जिसमें परम पूज्य सत्संग चालक जी और वो स्वामी राम भद्राचार्य जैसे बड़े संत आए थे, 2023 में इसी छतरपुर में वहाँ मैंने किया था। तो ये हमारा ध्येय जीवन का है कि हम सनातन है, सनातन की रक्षा, देश की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम वेदों के उस संगच्छद्वम संबद्धम, सब साथ चले, सब मिल के चलें, सबकी वाणी एक हो, सबके विचार एक हो, हम तो उसके पोषक हैं। तो क्या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हर दिन आप 100-150 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, और आप कोई 2014 से 24 में जब आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से आपका मिलना जुलना, या आप किसी एक जगह रुके नहीं, अभी भी आप मिलते रहते हैं यहाँ पे, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे बक्सर हो, आप हर जगह अपने कैडर से, लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भाई ये तो पार्टी पर है। मैं पार्टी अभी से कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बात नो मैंने आग्रह किया है, नो पार्टी ने मुझे अभी कोई ऐसा। ठीक है, मैं पार्टी के प्रदेश में टीम में कोर ग्रुप में हूँ। हालांकि वो कोर ग्रुप भी ठीक है, बैठती रहती है, यदा कदा कभी बैठ जाती है। पार्टी का नीति निर्धारण जो होना चाहिए, जितना मैंने बार बार कहा हूँ कि पार्टी को बिहार में ओवरवायलिंग करिएगा, संगठन में भी और सत्ता में भी, तो पार्टी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, 3/4 से भी ज्यादा वोट ला सकती है, मेरा ये दावा है। इसलिए जो पलायन आम लोगों का हो रहा है, पार्टी में भी पलायनकर्ताओं को स्थान ज्यादा नहीं दिया जाए, फूक फूक पर चलना पड़ेगा। बिहार में पलायनवाद भी
जो आपने कहा बिहार से लोग पलायन करें, मेधा का पलायन हो रहा है, तो पार्टी में भी मेधा को पहचानना पड़ेगा, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को पहचानना पड़ेगा। हमारी पार्टी पहचानती रही है, लेकिन कभी कभी मैंने कहा ना, संगठन के स्तर पर भी कभी कभी भूल होती है। संगठन की चाबी भी कभी कभी गलत जगह चला जाए तो उससे भी परेशानी होती है। उसको भी पार्टी के नेतृत्व को ही, केंद्रीय नेतृत्व को देखना पड़ेगा। मैं पार्टी का, कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। अगर पार्टी मुझे बुला करके, केंद्रीय नेतृत्व मुझे पूछेगी, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो बात उनसे भी कहूँगा, थोड़ा और विस्तार से उनको कहूँगा। एक आखिरी सवाल अश्विनी जी, और उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करेंगे। तेजस्वी यादव का चेहरा इस समय, एक सर्वे हुआ, सबसे ज़्यादा लोग बिहार में पसंद किए। नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बिहार की जनता कहती सफ़र हम करते हैं, मुख्यमंत्री तो वो बने रहते हैं, परेशानी हमको होती है। तो तेजस्वी यादव पर क्या एक लोगों का भरोसा बनता हुआ दिख रहा है, युवाओं का? दूसरी बात, जो उनके परिवार में इस समय कलह मची हुई है, लालू प्रसाद यादव जी ने साफ कर दिया कि हम आदर्शों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैं उन आदर्शों की बात आपसे पूछ रहा हूं कि वो किस तरह के आदर्श, जो उनके तेज प्रताप, जो उनके बेटे हैं, वो, उनका भी तलाक नहीं हुआ था, उनके एक बहुत प्रतिष्ठित बिहार के परिवार की वो बिटिया, और उसके बाद में एक दूसरी लड़की से उनका शादी की बात सामने आती है तो उनको राजनीतिक जीवन से, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या देखते हैं इस पूरे आप मैटर में? देखिए, चूंकि ये पारिवारिक बात सड़क पर आ गई है और आप इसलिए पूछ रहे हैं मुझसे, मैं आंदोलन का साथी रहा हूँ, 74 आंदोलन का साथी रहे हो। मैंने पहले सब कुछ बता दिया। बिहार में विकास बहुत तेजी से बढ़ी है, इसमें दो बात थी। एनडीए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, हमारा मुद्दा विकास भी है। और जो अभी हजारों करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं जगह जगह, उसका शिलान्यास, उद्घाटन भी हो रहा है। बिहार में 4-5 जगहों पर, भागलपुर से, हमारे घर से शुरू हुआ और अभी भोजपुर में कार्यक्रम हुआ। अद्भुत। इसमें कहीं दो मत है, जनता का अपार कहा जाए स्नेह प्रधानमंत्री जी के प्रति है, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रति, एनडीए के प्रति भी है। किंतु हमें नेतृत्व को ठीक से दिशा देना पड़ेगा। बिहार में कैसा नेतृत्व हो, मैंने पहले कहा कि ओवरवायलिंग करना पड़ेगा। तो हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अगर हम ठीक से ओवरवायलिंग कर दिए तो 3/4 से भी जीतेंगे। और जहाँ तक आपने कहा उस बच्चे का नाम, तो वो बच्चा है अभी, उस बच्चे को मालूम नहीं है। पिछले बार ठीक है दौड़ धूप लगाया, माँ बाप का फोटो भी छोड़ दिया। तो जो माँ बाप का फोटो छोड़ दे, आप सोच सकते क्यों नहीं, क्यों छोड़ा भाई? माँ बाप का फोटो कौन छोड़ सकता है? जिस व्यक्ति ने पिछले बार एक भी जगह माँ बाप का फोटो नहीं रखा, तो यानी कि इसका मतलब कि जंगल राज को वो डर रहा था कि मेरे माँ बाप ने जंगल राज लाया है। और उस जमीन घोटाले में ये स्वयं है, पूरा परिवार है। आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो कहते हैं हमें बीजेपी वाले छापा दे रहे हैं। अरे भाई, करनी जस करनी तस भोग विधाता। इसलिए जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये लोग सरकार नहीं चला सकते। धोखे से कोई आदमी बन भी जाए तो सरकार नहीं, ये इनको नो क्षमता है और ना वो कुशलता है। और भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से भरा हुआ है। आतंकवाद को फिर से स्थान मिलेगा। बिहार में जो उग्रवाद समाप्त सा हो गया था, वो उग्रवाद भी बढ़ेगा। इसलिए हम उस आतंकवाद, उस जंगल राज, उस भ्रष्टाचार, उस दुराचार, और वो कांग्रेस जिसके गोद में बैठा है, वो कांग्रेस तो निर्मूल जाएगा भी, ये भी निर्मूल समाप्त होंगे आज न कल। इसलिए जो बात आपने कहा कि सर्वे हुआ है,
वो सर्वे पता नहीं किसी कौन सी कंपनी की सर्वे है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं भी ज़मीन में दौड़ता हूँ, हर जिला जाता हूँ, हर गांव में। मेरा शुरू से मुझसे ज़्यादा राजनीति में कोई पदयात्रा भी नहीं किया है बिहार में, और न मुझसे ज़्यादा इस प्रकार के गांव गांव में जा कर के मैंने बिहार में ग्राम गौरव यात्रा निकाली थी। मंत्री रहते हुए महीनों में घर में रहता था, सड़कों पर रहता था और सड़क पर सोता था। मंत्री रहते हुए मैंने बिहार में जन चेतना स्वास्थ्य यात्रा निकाली थी। 11,000 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य कुंभ मेले लगाए थे। मैंने अपने रहते अपने हाथ से 11,000 गरीबों का शौचालय बनाने का काम सबके सहयोग से किया हूँ। घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान, ये नारा मैंने दिया था उस समय 2008 में। और मैं लगातार हर साल ऐसे यात्राएं करता था, सब कुछ। तो मुझे लगता है कि आज वो रुक सा गया है, पार्टी को भी, संगठन को भी और सरकार को पूरी तरह से। जब हम इस प्रकार से बुलंदी की आवाज़ के साथ हमें संघर्ष भी करना है, हमें अपनी तेज को कभी बंद नहीं रखना है, तो निश्चित रूप से पार्टी उभर करके आएगी। और जो अंत में आपने कुछ कहा, क्या कहा अंत में? कुछ कहा ना आपने, तेज प्रताप यादव जी के बारे में। तेज प्रताप जी और आदर्श की बात आपने कहा। हाँ, उनको पार्टी से निकाल दिया। मैं वही कहा कि आपने कहा कि उस व्यक्ति ने अपने आदर्श का परिचय दिया है, ये धोखाधड़ी है। किसी के परिवार की बात में मैं दखलंदाजी नहीं देना चाहता था, लेकिन समाज को धोखा देने का काम किया जाना, ये मैं पूर्व आगाह करना चाहता हूं, ये धोखाधड़ी है। मूल्यों की राजनीति, वो आदर्श की राजनीति कब उन्होंने किया? ना तो 74 आंदोलन के दौरान किया, न आपातकाल के दिनों में किया, न सरकार में वो बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, भारत सरकार के कद्देवार मंत्री बने। उस समय सारे एमपी को पॉकेट में रखते थे, उस समय भी नहीं बने। वो आदर्श की राजनीति करते हैं, और उनका आदर्श के परिवार से हम बेटे को भगा दिए, निकाल दिए। ये सब ऊपर से दिखाने वाला चीज है। जरा उनकी माँ से तो कभी पूछो, हम समझेंगे। और ये कुछ दिनों का है, चुनाव का वक्त है, ये ढकोसला है, लेकिन न्याय चाहिए उस बेटी को भी, जिस बेटी को आपने घर में लाया, और वो उसी बेटी का शिकायत है कि मुझे मारा पीटा गया, लड़के ने मारा तो मारा, उनके परिवार के लोगों ने भी मुझे पीटा। उस समय आदर्श कहां चला गया था? वो भी एक घर के एक इंसान, एक अच्छे समाज की। और जहां से आपकी राजनीतिक उपज हुई है, दारोगा राय, मैं आज भी खुलासा करके कहता हूं, उस समय भी जेपी आंदोलन में, ये जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई चल रहा था, तो ये रोज दारोगा राय जी के दरवाजे में जाके प्रणाम करते थे, और इसलिए इन्हें संदिग्ध की दृष्टिकोण से आंदोलनकारी भी देखते थे। भूल गए दारोगा राय को, जिसने आपको, मैं तो जरूर कहूंगा कि राजनीति में उपजाने का काम उसी दारोगा राय ने किया। दारोगा राय की बेटे और उसकी पुत्री, पौत्री, उनकी दारोगा राय की पौत्री, क्या कसूर किया था उसने? क्यों लाए थे आप? क्यों अपने घर में विवाह करके लाए? अगर आपको ये मालूम था कि मेरे बेटे का किसी और से रिलेशनशिप चल रहा है, वो प्रसंग था जैसा उनके पुत्र ने ही कहा कि मेरा 12 साल से संबंध रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं उस रिलेशनशिप में 12 साल से रह रहा हूं। क्या परिवार के लोगों को ये मालूम नहीं था? और मालूम था तो आपने क्यों उसको उठा के ले आया, क्यों पीट के बाहर कर दिया? अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, कोर्ट में है, और फिर इस प्रकार की बात होती है। तो सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जिसने गुनाह किया है। और मुझे लगता है समाज
और आम जनता सब चीज देख रही है। जनता को भुलावे में मत रखिए, धोखा मत दो। ये वही है जिस प्रकार से स्वयं जब जेल जाने लगे तो ठिप्पा छाप को आपने मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? उस समय भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली एमएलए एमपी भी रही, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। कहने को तो कहते हैं कि हम जातिवाद, हमने सभी जाति को लेके चलते हैं, ये ढकोसला है। और मुझे खुशी है कि हमें उसकी रक्षा के लिए, और बिहार में जातिवाद जो बड़ी जबरदस्त, फिर इस चुनाव में हर पार्टी बौखला गई, बौखला गई, और हर पार्टी उपजातियों की रैली करने में थक नहीं रही। मैंने इसी बीच एक बड़ी लकीर खींचा है। मैंने सोचा है कि देखें, एक सनातन का भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के समापन समारोह में मैं आपके माध्यम से गांधी मैदान में 6 जुलाई को ऐसे बड़े बड़े संतों के सानिध्य में वो महाकुंभ, संत सनातन महाकुंभ, समरस समाज के रचना है के लिए परशुराम की आवश्यकता, परशुराम की प्रतीक्षा जो दिनकर ने कहा था, मुझे लगता है समरस समाज के निर्माण के लिए हमें वाल्मीकि जैसे महर्षि चाहिए, हमें संत रविदास और कबीर जैसे संत चाहिए। मुझे लगता है कि आज उसकी कमी है। आज वैसा संस्कार भरने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि ये आज के दिन में निश्चित रूप से वो रंग लाएगा। और मैंने प्रयोग भूमि के रूप में बिहार को चुना है। मैं उस काम में जुटा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ। सबको, बड़े बड़े राजनेताओं को भी आमंत्रित करूँगा, लेकिन संतों के सानिध्य में वो राजनीतिक पार्टी की वो का कार्यक्रम नहीं होगा। वो संतों के सानिध्य में पूरी तरह से सनातन बचेगा तो देश बचेगा। सनातन की रक्षा, देश की सुरक्षा। हर घर परशु, हर घर गीता, गंगा गौ गायत्री माता, जय जय माता भारत माता, जय परशुराम, जय सियाराम, जय हनुमान के नारे से बिहार को हमें सिंचित करना है। और साथ साथ सनातन संस्कार, शस्त्र शास्त्र, सनातन संस्कार। हमें शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। हम उसको लेके चले हैं, और मैं इस बात बढ़ चुका हूँ। 6 जुलाई को गांधी मैदान में संतों के सानिध्य में एक संस्कार क्षेम कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी को भी दिशा देने का काम निश्चित रूप से करेगा, ऐसा मेरा मत है। और मैं सबको साथ लेके निकला हूँ, और आने वाले दिनों में मैं बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने में जाऊँगा। उत्तर प्रदेश में भी 26 में करूँगा, अन्य प्रदेशों में भी करूँगा। मैं अभी कई प्रदेशों से घूम के आया हूँ, बहुत अपार स्नेह। और मुझे लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे कुछ प्रश्नों के माध्यम से मेरी खुलेपन को आपने निकलवाया है। तो खुलापन मेरा बराबर निकलते रहता है, और वो खुलापन मेरा जीवन का वही पूंजी है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना दिल्ली प्रवास जब होता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे मिलने वाले, आप अभी भी लोग बैठे हुए लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस बीच आपने एक बड़ा समय हमको यहाँ पर दिया, और बहुत अच्छी कहानियों के माध्यम से और मैसेज भी दिया अपनी जो वाक्पटुता के लिए, जिसके लिए आप माहिर हैं। अच्छा बुरा ये सब सोचते हुए चौबे जी कभी बोल के सोचते नहीं है, और ना ही सोच के बोलते हैं। जो सच्चाई है वो इनके पास रहती है, और वह पहले भी जब मंत्रालय में थे तब भी साक्षात्कार करने का मौका मुझे चौबे जी का मिला है, और उस समय भी वो प्रखर वक्ता के रूप में हमेशा से अपना और पार्टी का स्टैंड रखते रहे। तो आज तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे। अब फिर मिलूंगा किसी नई हस्ती के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार त्रिपाठी जी।